नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के यूनिट 2 करेंगे। इसका पार्ट 3 है ये। अब तक हमने 2 लेक्चर किए हुए हैं और उसमें काफ़ी डिटेल में हमने जो है बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। इस लेक्चर के साथ ही आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कवर हो जाएगा। इसमें हम जो चीज़ें पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा बहुत हमने पहले भी पढ़ा है, तो एक तरीके से काइंड ऑफ रिवीजन है, लेकिन अलग से दिया गया है तो मे भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए, तो इसलिए हम दोबारा कर रहे हैं। जैसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी इसमें ये माना जाता है कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। डबल एंट्री सिस्टम के बारे में हम सीखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म आपको बताया था, कंजूस आदमी है कंजर्वेटिव जो है कि मतलब घाटे को पक्का नोट करके रखना है और प्रॉफिट को बिल्कुल नहीं मानना है, तो वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव ये भी हम पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ में हम कैश बेसिस अकाउंटिंग और एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर सीखने और समझने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें जो पहले से पढ़ी हैं उनको दोबारा से पढ़ेंगे और कुछ नया सीखेंगे। होप है आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। तो जैसा भी है, क्लासेस अच्छी हैं खराब हैं, अगर चाहें तो 1-2 लाइनों में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, गोइंग कंसर्न एंटिटी क्या होती है, तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि बिजनेस में ये माना जाता है कि बिजनेस कभी 4 साल के लिए 10 साल के लिए नहीं है। बिजनेस हमेशा इनफाइनाइट टाइम के लिए चलता रहेगा, सदियों तक, 7 पीढ़ियाँ 10 पीढ़ियाँ हमारी चलाती रहेंगी, ये मान करके बिजनेस ओपन किया जाता है। यही होता है गोइंग कंसर्न एंटिटी, चलती हुई एंटिटी है। ऐसी एंटिटी जो हमेशा चलती रहेगी, दैट इज गोइंग कंसर्न एंटिटी, ठीक है। तो अकाउंटिंग एज्यूम दैट द बिजनेसेस एंड अकाउंटिंग एंटिटी, चाहे बिजनेस कह लीजिए या उसी को अकाउंटिंग एंटिटी कह लीजिए, विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन फ्यूचर अनलेस देयर इज अ गुड एविडेंस टू द कंट्रेरी। तो ये माना जाता है कि जो बिजनेस है, जो अकाउंटिंग एंटिटी है, वो लॉन्ग टाइम तक भविष्य में चलती रहेगी, जब तक कि इसके अपोजिट कोई ऐसा प्रूफ ना हो कि हाँ इसके अपोजिट होना है। अदरवाइज हम यही मानकर चलेंगे जो बिजनेस स्टार्ट किया गया है वो अनंत काल तक चलता रहेगा। द एंटरप्राइज इज व्यूड एज गोइंग कंसर्न, एंटरप्राइज को या कंपनी को, बिजनेस को एक गोइंग कंसर्न माना जाता है। दैट इज एज कंटिन्यू इन ऑपरेशन एट लीस्ट इन द नियर फ्यूचर। ये माना जाता है कि मतलब जैसा काम ये कर रही वैसे ही करती रहेगी, कम से कम नज़दीक फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में तो जरूर से जरूर करती रहेगी। इसका मतलब ये होगा कि हम ये मानकर चलते हैं कि अगले 100-200 साल या उससे अधिक तक तो ये चलती ही रहेगी। यही गोइंग कंसर्न एंटिटी का कॉन्सेप्ट होता है। द ओनर हैव नाइदर द इंटेंशन नार द नेसेसिटी टू वाइंड अप आर लिक्विडेट इट्स ऑपरेशन। जो ओनर है बिजनेस का, ना तो उसका कोई ऐसा इरादा है और ना ही कोई ऐसी उसकी ज़रूरत है कि वो बिजनेस को वाइंड अप कर दे, खत्म कर दे, लिक्विडेट कर दे, सब कुछ बेच बाच के चला जाए। ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती है। यही माना जाता है कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। देयर आर सर्टेन बिजनेस एंटिटीज व्हिच आर फॉर्म्ड फॉर, अब देखिए इन्होंने ये भी बताया कि भाई हम हमेशा कह रहे हैं कि जो बिजनेस होगा वो अनंत काल तक चलता रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं, कुछ ऐसी बिजनेस एंटिटी होती हैं जो किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए बनाई जाती है। देयर आर सर्टेन बिजनेस व्हिच आर फाउंड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, विशेष प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया गया। जैसे कोई ब्रिज बनना है, कोई पुल बनना है, उस पुल को बनाने के लिए एक कंपनी बनाएगी, तो वो 2 साल में ब्रिज बनेगा, कंपनी 2 साल में खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट द एंटिटी इज टू बी डिजॉल्व। अगर जो है प्रोजेक्ट यानी कि जो आपका पुल वगैरह का काम है वो बंद होगा, खत्म होगा, तो एंटिटी को खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो इन सच केसेस, इस केस में अकाउंटिंग इज नॉट बेस्ड ऑन गोइंग कंसर्न। ऐसे केस में हम इसे गोइंग कंसर्न के तौर पर, इस प्रोजेक्ट के केस में हम गोइंग कंसर्न के तौर पर अकाउंटिंग नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये वाला जो केस है, इस केस में हम इसको गोइंग कंसर्न नहीं मान करके बल्कि डिफरेंट माना जाता है। गोइंग कंसर्न मतलब हम ये मान कर चलते हैं, जैसे मान लो जेसीबी उसने खरीदी, कितने की, 20 लाख रुपए की, ठीक। तो 20 लाख रुपए की जेसीबी गोइंग कंसर्न होता तो हम ये मान कर चलते कि अगले 10 वर्षों तक या 15 वर्षों तक चलेगी। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो हम ये मानकर नहीं चलते कि 15 साल तक चलेगी, हम यही मानेंगे प्रोजेक्ट खत्म होगा, बातचीत सारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गई मेरी बात, जो है कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। तो ये कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट होते हैं, अदरवाइज जनरली यही माना जाता है कि बिजनेस जो एंटिटी होती है वो अनंत काल तक चलती रहेगी। सरल शब्दों में यही बात हर बार कही गई है। ओनर ना तो उसे बंद करना चाहेगा, ना उसे जो है लिक्विडेट यानी बेच बाच के आगे जाना चाहेगा, उसके इरादे कभी ऐसे नहीं होते हैं। इसीलिए इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसको ये पता है कि अनंत काल तक चलेगा, मेरा पैसा सुरक्षित है। अगर उसको ये पता चल जाए कि 4 साल में फलानी कंपनी बंद होने वाली, तो उसमें पैसा नहीं लगाएगा। इसी तरीके से कुछ, लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए बनाए जाते हैं। वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ, काम खत्म हो गया, तो उसके बाद में उस एंटिटी को डिजॉल्व यानी कि खत्म कर दिया। डिजॉल्व मतलब कि अब कंपनी रही नहीं है। जैसे कोई कंपनी है अशोक इंस्टीट्यूट, प्रोजेक्ट खत्म हुआ, उसको डिजॉल्व कर दिया गया, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जो अकाउंटिंग हुई, ये जो प्रोजेक्ट है जिसमें लिमिटेड टाइम के लिए आपकी कंपनी है, वहां पर गोइंग कंसर्न बेसिस पर अकाउंटिंग नहीं की जाती है। गोइंग कंसर्न मतलब हमेशा चलता रहेगा, ये मान करके चलना। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। अब बात करेंगे डबल एंट्री सिस्टम की। अब यहां पर आ गया फ्रेंड्स डबल एंट्री सिस्टम।
तो रिकॉर्ड कीपिंग के दो सिस्टम्स होते हैं। देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। पहला सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा डबल एंट्री सिस्टम। हमको पढ़ना है डबल एंट्री सिस्टम, लेकिन पहले सिंगल एंट्री सिस्टम भी देख लेते हैं। डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम में थोड़ा सा फर्क होता है। सिंगल एंट्री में सिर्फ एक पक्ष को लिया जाता है, डबल एंट्री सिस्टम में दोनों पक्ष को लिया जाता है। बेसिक फर्क यही होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम की अगर बात करें, दिस सिस्टम अपेयर टू बी टाइम सेविंग एंड इकोनॉमिकल। ये इसमें आपका समय बचेगा और पैसे भी बचेंगे, किसमें? सिंगल एंट्री सिस्टम में। लेकिन ये अनसाइंटिफिक होता है, साइंटिफिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं होता है। एज अंडर दिस सिस्टम सम ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड, क्योंकि इस सिस्टम में कुछ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता है। वेयर एज सम अदर ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ओनली पार्शियली। या तो कुछ ट्रांजेक्शन को नोट ही नहीं किया जाएगा, या फिर कुछ ट्रांजेक्शन को नोट भी किया जाएगा तो पार्शियल तौर पर किया जाता है, पूरी तरह से ट्रांजेक्शन को नोट नहीं किया जाता है। तो आपका समय तो जरूर बचाएगा, आपका पैसा भी बचाएगा, लेकिन ये अनसाइंटिफिक होती है, तो इसमें भरोसा नहीं किया जा सकता है। ओके, इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है? ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन दैट इज पर्सनल इज रिकॉर्डेड एंड द अदर एस्पेक्ट इज इग्नोर्ड। पर्सनल अकाउंट को नोटिस किया जाता है, अदर एस्पेक्ट को इग्नोर कर दिया जाता है, ये कहता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में केवल एक एस्पेक्ट को देखा जाता है, एक पक्ष को देखा जाता है। जैसे मैंने किसी से सामान खरीदा तो उसने मुझे बेचा होगा और मैंने खरीदा होगा, दो लोग लगे ना, लेकिन ये सिर्फ एक ही पक्ष को देखेगा, दूसरे को इग्नोर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू द कस्टमर। मान लीजिए आपने गुड्स बेचा है क्रेडिट पर, यानी उधार पर। जैसे हमने क्या किया, हमने सामने वाले को 200 बोरी सीमेंट बेच दी, लेकिन उसने अभी हमें पैसे नहीं दिए, तो हमने क्या किया, उसको क्रेडिट पर दे दिया कि कोई बात नहीं है, ले जाओ, जो है तुम जब कमा लेना तो हमें पैसे दे देना। तो उस केस में क्या होगा, ओनली कस्टमर्स अकाउंट, जिसको हमने जो है गुड्स दिया हुआ है उसका अकाउंट जो है खोला जाता है, सिर्फ एक अकाउंट खोला जाएगा। यहाँ दो लोग इन्वॉल्व हैं। पहला क्या, हमने गुड्स बेचा है, मेरा एक जो है सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व है, और दूसरा जो है जिस कस्टमर को हमने दिया है उधारी पर, लोन पर, क्रेडिट पर, उसका अकाउंट इन्वॉल्व है। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ इस कस्टमर का अकाउंट ओपन किया जाएगा, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है। गुड्स वगैरह आपका पर्सनल अकाउंट में नहीं आता है, ये रियल अकाउंट में हो जाएगा या नॉमिनल अकाउंट में हो जाएगा। हम डिस्कस करेंगे इस बारे में, अभी इतना बस समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, उसका अकाउंट ओपन किया जाता है और डेबिट कर लिया जाता है, बट गुड्स अकाउंट इज नॉट ओपन। यानी कि दूसरा पक्ष गुड्स सेल्स अकाउंट या गुड्स अकाउंट को हम ओपन नहीं करते, सिर्फ कस्टमर एक ही साइड हमने देखा, दूसरी साइड को इग्नोर कर दिया। केवल पर्सनल अकाउंट को ओपन किया जाता है और नॉमिनल और रियल अकाउंट को यहाँ पर ओपन नहीं किया जाता है, केवल कैश को छोड़ करके, एक्सेप्ट कैश। कैश अकाउंट जो होता है आपका, वो आपका रियल अकाउंट होता है। कैश आपका एसेट होता है। हम डिस्कस करेंगे, नॉट टू वरी, है ना, हम इन सब बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जिक्र आ जा रहा है तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाना उचित नहीं पड़ेगा। हम आपको पूरी तरह से सिखाएंगे पर्सनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, रियल क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, क्या क्या एंट्रीज के तरीके होते हैं, सारी बातें करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही समझ लीजिए कि हाँ भाई, पर्सनल अकाउंट को नोटिस करना है, बाकी रियल और नॉमिनल को इग्नोर करना है। अकाउंट्स मेंटेन्ड अंडर दिस सिस्टम्स आर इनकम्प्लीट एंड अनसिस्टमैटिक। तो एक तो ये इनकम्प्लीट है, सिस्टमैटिक नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, देयरफॉर दिस सिस्टम इज नॉट रिलायबल। तो इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, और ये छोटे बिजनेस फर्म द्वारा ये सिस्टम फॉलो किया जाता है, बड़े बिजनेसों के बस का नहीं है, इसको फॉलो कर लेंगे तो पागल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम। तो हमने देखा कि रिकॉर्ड कीपिंग के दो तरीके हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम हमारा समय बचाता है और पैसे भी बचाता है, लेकिन ये साइंटिफिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन को या तो रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता है, और या रिकॉर्ड किया जाता है तो पार्शियल तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है। फिर सिंगल एंट्री सिस्टम में केवल ट्रांजेक्शन का एक एस्पेक्ट नोट डाउन किया जाता है, ठीक है। पर्सनल एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है और दूसरे एस्पेक्ट को इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में पर्सनल अकाउंट को नोटिस किया था, बाकी अकाउंट को इग्नोर कर दिया। जैसे हमने गुड्स को बेचा है क्रेडिट पर, किसी कस्टमर को उधारी पर सामान दे दिया, तो जिसको उधारी पर सामान दिया, मोहन, सोहन, राम, जिसको भी दिया, उसका खाता खोला जाएगा और उसके खाते को डेबिट किया जाता है। लेकिन जो हमने गुड्स सेल किया, उस सेल्स अकाउंट को हम ओपन नहीं करते हैं या उसकी एंट्री नहीं बनाते हैं। तो इसमें केवल पर्सनल अकाउंट को ओपन किया जाता है, नॉमिनल और रियल अकाउंट को इग्नोर कर दिया जाता है। सिर्फ जो है आपका कैश, जो रियल अकाउंट का पार्ट है, उसके लिए और अकाउंट खोल देते हैं, अदरवाइज सिर्फ पर्सनल अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। ये अकाउंट जो मेंटेन किया जाता है भाई इस सिस्टम में, वो इनकम्प्लीट है, अपने आप में पर्याप्त नहीं है, अनसिस्टमैटिक है, सिस्टमैटिक भी नहीं है, साइंटिफिक भी नहीं है। तो ऐसे में इस पर भरोसा नहीं किया सकता है, और ये छोटे बिजनेसेस के द्वारा ऐसे सिस्टम को हम फॉलो कर सकते हैं। बड़े बिजनेसेस के लिए डबल एंट्री सिस्टम ही ठीक रहता है। बड़े बिजनेसेस के लिए क्या होगा, डबल एंट्री सिस्टम। ध्यान रखिएगा, दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। डबल एंट्री सिस्टम जो है आपका साइंटिफिक सिद्धांतों पर आधारित है, तो भरोसा कर सकते हैं। इज देयरफॉर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द बिजनेस हाउसेस। ज़्यादातर बिजनेस घरानों के द्वारा, बिजनेसों के द्वारा इसे ही यूज किया था, डबल एंट्री सिस्टम को ही हम यूज करते हैं। द सिस्टम रिकॉग्नाइजेज द फैक्ट दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट। मतलब ये जो
डबल एंट्री सिस्टम है ये इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में हमने इसे ही डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के नाम से पढ़ा था। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट का एक क्रेडिट का, ठीक है। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमने देख लिया था। तो यही बोल रहा है कि हर एक ट्रांजैक्शन के डुअल एस्पेक्ट होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं, एंड रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, और हर एक ट्रांजैक्शन का दोनों एस्पेक्ट नोट डाउन किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट वाला भी क्रेडिट वाला भी। तो अंडर दिस सिस्टम एवरी ट्रांजैक्शन इन एवरी ट्रांजैक्शन एन अकाउंट इज डेबिटेड एंड सम अदर अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो भैया इस सिस्टम में क्या होता है, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है और उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। तो दोनों तरफा प्रभाव दिखाई देता है। एक छोटी सी बात यहीं पर देख लेते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे देश में ICAI द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे देश में किसके द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, जैसे ये जो ये टेबल वगैरह बनी हुई है इसका प्रिस्क्रिप्शन किसने दिया हुआ है, तो ICAI द्वारा दिया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है, कौन अप्लाई करवाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसी के आधार पर ये जो आपका डबल एंट्री सिस्टम में लेफ्ट साइड को हम डेबिट साइड कहते हैं, राइट साइड को हम क्रेडिट साइड कहते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड को डेबिट साइड कहते हैं, राइट साइड को हम क्रेडिट साइड, ठीक है। ये लेफ्ट साइड है यहाँ तक, ये दिस इज योर डेबिट साइड, इसीलिए वहाँ DR लिखा हुआ है, और ये आपका क्रेडिट साइड यहाँ पर CR लिखा हुआ है। यहाँ पर डेट लिखी जाएगी, किस डेट को ट्रांजेक्शन हुई है, किस बारे में ट्रांजेक्शन हुई है। जैसे हमने मान लो 1 जनवरी को ट्रांजेक्शन हुई है, क्या पर्टिकुलर है हमारे, हमने जो है गुड्स सेल किया है, क्या किया है, गुड्स सेल किया है। फिर एक JF होता है, जर्नल फोलियो होता है फ्रेंड्स, ओके। हम जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे तो वहाँ पर जनरल फोलियो का पूरा फंडा क्लियर करेंगे। अभी के लिए ऐसे समझ लीजिए एक नंबर होती है, जनरल फोलियो आपको ये बताता है कि जर्नल में ये एंट्री कहाँ पर मिलेगी, बस इतना ही है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर हमने लिख दिया 15, यानी कि 15वीं जगह पर 15 नंबर 5 पेज में देखोगे तो ये चीज़ मिलेगी, जनरल फोलियो, ऐसे समझ लीजिए। अमाउंट कितना, हमने 5000 रुपये का बेचा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका डेबिट साइड हो गया। इसी तरीके से सेम यहाँ पर भी डेट 1 जनवरी को बेचा गया, क्या हुआ है, मान लेते हैं कैश मिला है, जनरल फोलियो अगेन 15 हो गया, कितने का, 5000 रुपये का। ये करेक्ट नहीं है, मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि एंट्री कैसे ली जाती है बस, ठीक है। तो डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट, और उसी के अगेंस्ट में इधर ये डेबिट साइड की एंट्री हो गई, ये क्रेडिट साइड की एंट्री हो गई। ध्यान रखिएगा लेफ्ट साइड में हमेशा डेबिट होगा, राइट साइड में आपका हमेशा क्रेडिट होगा। ये कन्वेंशन है, ऐसा चला आ रहा है, ट्रेडिशन है, आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। आपका ये मन कर जाए कि सर हमको क्रेडिट यहाँ लिखना है, नहीं लिख सकते सर, आप बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, कतई मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो जो कन्वेंशन चले आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 2.4 में 3.6 ऐड करना, तो ऐसे ही करेंगे सर ना, कभी ऐसा मत करिएगा ना कि 2.4 में हम 3.6 ऐसे ऐड करेंगे, फिर क्या आ जाएगा 0.6, कभी ऐसा नहीं करते, राइट। क्यों, क्योंकि ऐसा सिस्टम चला आ रहा है, तो हम उस पर जिद नहीं पकड़ते कि हम उसको नहीं मानेंगे, ओके। तो ये हो गया। फिर यहाँ थोड़ा सा पर्सनल अकाउंट के बारे में बात करनी है, मतलब तो हमने डबल एंट्री सिस्टम में पहली बात ये देखी, ये साइंटिफिक सिद्धांतों पर, साइंटिफिक प्रिंसिपल पर आधारित है, तो इस पर भरोसा किया जा सकता है, ज़्यादातर बिजनेस इसे यूज करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम इस बात को मानता है कि हर एक ट्रांजेक्शन में दो एस्पेक्ट होते हैं, दो पक्ष होते हैं, इसे ही डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहा जाता है, और हर एक ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाना जरूरी होता है। इस सिस्टम में हर एक ट्रांजेक्शन जो भी होती है अकाउंट में, जो भी एक ट्रांजेक्शन होगी उसमें एक साइड डेबिट होगा और दूसरी साइड क्रेडिट होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं वो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। फिर ये हमने आपको अकाउंट कैसा दिखता है, ये बेसिकली है ना, अकाउंट कैसा दिखता है, उसका डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, और इसमें डिटेल्स दी। अभी इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी क्वेरीज और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, सब याद आ जाएगा, एकदम भूलने नहीं दूंगा, इस बात के लिए एश्योर्ड रहिए। अभी बस केवल थोड़ा थोड़ा एकदम हल्का हल्का टच करते हुए हम लोग चले जा रहे हैं। थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट की यहाँ बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने सिंगल एंट्री सिस्टम में पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल और रियल की बात की थी, तो मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ऐसे समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट के तौर पर। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट दो तरीके के होते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट आपके दो टाइप के होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक। तो पहला हो गया पर्सनल अकाउंट और दूसरा हो गया इम्पर्सनल। इम्पर्सनल फर्दर दो टाइप के होते हैं, तो बेसिकली हम ये बोलते हैं तीन तरीके के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। बेसिकली तीन तरीके के अकाउंट बोले जाते हैं, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट, ये तीन तरीके के अकाउंट हम बोलते हैं। लेकिन उसका बाइफर्केशन देखें तो पर्सनल अकाउंट अलग होता है और नॉमिनल और रियल इम्पर्सनल के पार्ट होते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो पर्सनल अकाउंट है ये तीन टाइप का होता है। पहला
नेचुरल पर्सन, मैं हो गए, आप हो गए नेचुरल पर्सन जिनको भगवान ने बनाया हुआ है नेचुरल। आर्टिफिशियल पर्सन ऐसे पर्सन नहीं है, कृत्रिम पर्सन है जिनको इंसानों ने बनाया होगा, कंपनियां वगैरह होगी, बैंक वगैरह होगी, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ऐसे पर्सनल अकाउंट जो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहेंगे। फिर आ जाता है आपका इम्पर्सनल में रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब इनके एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं पहले पर्सनल अकाउंट में दिखा देता हूँ। पर्सनल अकाउंट में देखें नेचुरल पर्सन, जैसे मोहन का अकाउंट, डेटर का अकाउंट, क्रेडिटर का अकाउंट। डेटर किसी ने उधार लिया है, क्रेडिट मतलब कि उधार दिया है, और क्रेडिटर किसी ने उधार लिया हुआ है, तो उसके वो भी कोई व्यक्ति ही होगा, इसलिए डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, मोहन से अकाउंट। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वैसे समझते हुए चलिए। हम चैप्टर नंबर 3 में पूरा बाकायदा इस पर एक अच्छा खासा लेक्चर लिया जाएगा, 40-45 मिनट हम इस पर ही डिस्कस करेंगे, तभी आपको क्लैरिटी आ पाएगी। ओके, फिर आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल में जैसे कोई कंपनी हो गई, कोई फर्म हो गई, कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, बैंक वगैरह हो गई, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में जो भी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड वगैरह है वो सारी चीज़ें, प्रीपेड सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, अनरियलाइज्ड या अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट, ये सारी चीज़ें आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्यों कहलाते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्यों पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कहलाते, ये भी हम डिस्कस करेंगे, नॉट टू वरी। ओके, रियल अकाउंट क्या होता है। रियल अकाउंट में आपका एसेट्स वगैरह होते हैं, ओके, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, गुडविल अकाउंट, ये सारे एसेट्स होते हैं। नॉमिनल में आपके खर्चे और कमाई होती है। नॉमिनल अकाउंट में आपके खर्चे होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें एसेट्स आते हैं, इसमें एक्सपेंस और इनकम आती है। जैसे सैलरी अकाउंट हो गई, रेंट पेड अकाउंट हो गया, बैड डेट अकाउंट हो गया, कमीशन रिसीट अकाउंट हो गया, डिस्काउंट रिसीट अकाउंट हो गया। अकाउंट लिखा जाए या न लिखा जाए मतलब वही समझिएगा, जैसे रेंट पेड का मतलब रेंट पेड अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एसेट हो गया, यहाँ पर हमारा जो है एक्सपेंस और इनकम हो गई, यहाँ पर हमारा जो है पर्सनल व्यक्ति हो गया कोई, ठीक है। तो हमने देख लिया क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में हमने क्या देखा, कुल मिलाकर के अकाउंट दो तरीके के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल दो तरीके के होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में आपके सारे एसेट आते हैं, जैसे आपके कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, गुडविल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आपके सारे खर्चे और इनकम आते हैं, जैसे सैलरी अकाउंट हो गया, रेंट अकाउंट हो गया, बैड डेट हो गया, कमीशन रिसीट हो गया, डिस्काउंट रिसीट अकाउंट हो गया, ये सारे आपके खर्चे या इनकम है, तो ये सारे इसमें आते हैं। पर्सनल अकाउंट में आपका व्यक्ति वाला हो जाएगा, नेचुरल पर्सन, जिसमें आपका राम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, सीता का अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट हो गए। आर्टिफिशियल पर्सन में कंपनियां वगैरह हो गई, इंस्टीट्यूट वगैरह हो गए, बैंक वगैरह हो गए, ये सारे आपके आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो होता है, अगर किसी में आउटस्टैंडिंग लग जाए, किसी में प्रीपेड लग जाए, तो ये सारी चीज़ें आपकी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाती है। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आता है, लेकिन सैलरी अकाउंट आपका नॉमिनल है, ठीक है, खर्चा है। सैलरी क्या है, सैलरी दोगे खर्चा है, लेकिन अगर सैलरी आउटस्टैंड करे तो उसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में ले लिया जाता है। तो बस इतनी सी बात हम यहाँ पर कर करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको जिक्र किया था ना इस चीज़ का कि भाई देखो, पर्सनल अकाउंट्स आर ओपन एंड नॉमिनल और रियल अकाउंट्स आर नॉट ओपनड, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पर ये दिखा दिया भाई, कि थोड़ा सा जिक्र कर दिया है, बाकी इस पर बाकायदा 40-45 मिनट का हम लेक्चर लेंगे, आपको क्लियर करेंगे। अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम में कुछ सिद्धांत हैं। डबल एंट्री सिस्टम में कुछ सिद्धांत है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। पहला, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू पार्टी, है ना। फॉर एवरी ट्रांजेक्शन टू पार्टी मस्ट बी इंटरेस्टेड, किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए दो पार्टियों को इंटरेस्टेड रहना चाहिए। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन के दो पक्ष होते हैं, एक होता है रिसीविंग द बेनिफिट और अदर होता है गिविंग द बेनिफिट, ठीक है ना। तो हर ट्रांजेक्शन में दो एस्पेक्ट होते हैं, एक बेनिफिट रिसीव करना और एक बेनिफिट देना, है ना। गिवर और रिसीवर दोनों का कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलेगा। इन सिंपल टर्म्स, डबल एंट्री सिस्टम मीन्स एवरी डेबिट हैज ए करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो हर एक डेबिट एंट्री के अगेंस्ट में एक करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री होगी। बोथ द एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दोनों एस्पेक्ट यानी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट को अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। द टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड बाई डेबिटिंग वन अकाउंट एंड क्रेडिटिंग टू द अनदर अकाउंट एट द सेम टाइम। अब अगर आपको डबल एंट्री सिस्टम में दोनों इफेक्ट दिखाने हैं तो क्या करेंगे, किसी एक अकाउंट को डेबिट करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग किसी एक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे सेम टाइम पर, तब आप इसका प्रभाव दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि भाई जो है डबल एंट्री सिस्टम के सिद्धांतों में, पहला, हर एक ट्रांजेक्शन में दो पार्टियों का इंटरेस्ट रहना चाहिए, बिना दो पार्टियों के पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। दूसरा, हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक बेनिफिट रिसीव करना और दूसरा बेनिफिट देना। सिंपल शब्द में डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है हर एक डेबिट एंट्री के करस्पॉन्डिंग एक क्रेडिट एंट्री होती है, हर एक डेबिट एंट्री के करस्पॉन्डिंग एक क्रेडिट एंट्री होती है।
दोनों एस्पेक्ट को हमें अकाउंट में नोट डाउन करना पड़ता है, हम दोनों को रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट को भी रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट को भी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद में टू फोल्ड इफेक्ट को दिखाने के लिए हमें किसी न किसी एक अकाउंट को डेबिट करना होगा और उसी समय ही दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करना होगा एट द सेम टाइम। तो ये है सिद्धांत किसके, डबल एंट्री सिस्टम के। फिर आता है मेरिट्स, क्या अच्छाइयाँ हैं डबल एंट्री सिस्टम की, क्या अच्छाइयाँ हैं, तो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं खासियत क्या होती है। तो इट कीप्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस बोथ द पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स आर केप्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है कि कंप्लीट रिकॉर्ड आपकी ट्रांजेक्शंस का मेंटेन किया जाता है, आपके पर्सनल अकाउंट को भी मेंटेन किया जाता है और इम्पर्सनल अकाउंट में, इम्पर्सनल में ही हमने देखा था रियल अकाउंट होते हैं और नॉमिनल अकाउंट होते हैं, राइट। इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया क्योंकि ये जरूरत पड़ रही थी, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट दोनों को यहाँ पर शामिल किया जाता है। इट प्रोवाइड्स अ चेक ऑन अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पर भी आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि अगर 5,000 रुपये डेबिट हुए हैं तो 5,000 रुपये क्रेडिट भी होंगे, ठीक है ना। तो अगर डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट साइड है तो इसका मतलब सही है, नहीं तो गड़बड़ हो गई है। तो ये मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने में भी हमारी मदद करता है बोथ अकाउंट के लिए, क्योंकि एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, है ना, और एवरी क्रेडिट हैड करस्पॉन्डिंग डेबिट। तो अगर डेबिट हुआ है 10,000 से तो क्रेडिट भी 10,000 से ही होना चाहिए, तो मैथमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक कर सकते हैं। द डिटेल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड टू शो द प्रॉफिट अर्न एंड द लॉस सफर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड। भाई अब हमारे पास अगर डेबिट क्रेडिट दोनों एंट्रियां हैं तो हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना सकते हैं, बैलेंस शीट बना सकते हैं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना करके हम बता सकते हैं हमने कितना प्रॉफिट कमाया है या फिर हमें कितना नुकसान हुआ है, ये सारी चीज़ों की हमारे पास मौका रहता है। द सिस्टम मेक्स पॉसिबल द कंपेरिजन ऑफ द परचेजेज एज वेल एज सेल्स एक्सपेंडिचर इनकम ऑफ द करंट ईयर विद दोज ऑफ द प्रीवियस ईयर, दस इनेबलिंग अ बिजनेसमैन टू कंट्रोल द बिजनेस एक्टिविटी। तो इसमें क्या होता है कि जो सिस्टम है भाई वो आपको क्या करता है, कंपेयर करने का मौका देता है, क्योंकि आपके पास में पिछले साल कितना सेल्स हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, कितनी इनकम हुई है, इसका डेटा करंट ईयर का और पिछले ईयर का आप कंपेयर कर सकते हैं, जिससे बिजनेसमैन अपनी बिजनेस एक्टिविटी पर कंट्रोल रख सकता है। पिछली बार हमने अगर मान लो ज़्यादा खर्चा कर दिया, इस बार कम खर्चा करेंगे क्योंकि हमने कंपेयर करने का मौका पाया हुआ, किसकी वजह से, डबल एंट्री सिस्टम की वजह से, ओके। द बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम और एनी डेट शोइंग द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल। तो बैलेंस शीट किसी पर्टिकुलर डेट की बनाई जाती है, फ्रेंड ध्यान रखिएगा, किसी पर्टिकुलर डेट की बैलेंस शीट बनाई जाती है, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट पूरे साल का बनाया जाता है, लेकिन बैलेंस शीट किसी पर्टिकुलर डेट की बनाई जाती है और उसमें आप एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल वगैरह दिखा सकते हैं। द सिस्टम बीइंग अ साइंटिफिक वन प्रिवेंट्स कमीशन ऑफ द फ्रॉड। चूंकि ये साइंटिफिक सिस्टम है तो ऐसे में आप फ्रॉड नहीं कर सकते, और अगर मान लीजिए फ्रॉड आप करते भी हैं तो उसको इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। ये भी इसकी एक खासियत होती है कि आप फ्रॉड को आसानी से डिटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने ये बता दिया डबल एंट्री सिस्टम में कि भाई ये कंप्लीट रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन का रखता है। पर्सनल अकाउंट को भी नोटिस करके रखा जाता है, इम्पर्सनल अकाउंट को भी नोटिस करके रखा जाता है। ये आपको अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पर चेक देता है, मतलब कहने का अर्थमेटिकली करेक्ट है आपका डेटा या नहीं डेटा है, उसको चेक करने का मौका देता है, क्योंकि हर एक डेबिट एंट्री के करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री होती है। तो हम अगर 5,000 से डेबिट हुआ तो 5,000 से क्रेडिट होना, तो हम चेक कर सकते हैं दोनों अकाउंट को कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आप बना सकते हैं क्योंकि डेटा आपके पास में है। बैलेंस शीट आप बना सकते हैं क्योंकि डेटा आपके पास में है। इस साल का डेटा पिछले साल से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि आपका डबल एंट्री सिस्टम है। फ्रॉड होने से रोकता है, और नहीं मान लो फ्रॉड हो भी गया तो उसको डिटेक्ट करने में आपकी मदद करता है, ठीक है। फिर आता है फ्रेंड जो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये हम बात कर चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, इसे प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस भी कह देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, या इसे कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। कंजर्वेटिज्म क्या है, बहुत कंजर्वेटिव माइंड है। कंजर्वेटिव माइंड ये कहता है कि प्रॉफिट तो सोचो ही मत, सिर्फ लॉस नोट करके बैठे रहो, ठीक है। जो भविष्य में लॉस होने वाला है उसके लिए तैयारी बना के रखो, जो भविष्य में फायदा होने वाला है उसके बारे में बात ना करो। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस होता है, ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म आल्सो नोन एज कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस इज ऑफन स्टेटेड एज एंटीसिपेट नो प्रॉफिट, किसी प्रॉफिट की उम्मीद ना करो, और प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, और सारे के सारे पॉसिबल लॉसेस के लिए तैयार रहो। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। हमें किसी प्रॉफिट की उम्मीद नहीं करनी है और लॉस सारे के सारे नोट डाउन करके रखने हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट रेवेन्यूज आर गेन्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन दे आर रियलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश आर एसेट। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के हिसाब से, रेवेन्यू या गेन को तभी, रेवेन्यू यानी कि कमाई या गेन, फायदा तभी रिकॉग्नाइज करिए जब वो आपको मिल चुके हों, कैश के रूप में या किसी एसेट के रूप में। अगर नहीं मिले हैं तो उसको आपको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका रेवेन्यू और गेन कहीं ना कहीं प्रॉफिट का पार्ट है, ठीक है। किसका पार्ट है, प्रॉफिट का। तो एंटीसिपेट नो प्रॉफिट के तहत हम इसको नोट नहीं करते हैं। फर्दर
प्रोविजन मस्ट बी मेड फॉर ऑल नॉन लाइबिलिटीज, सारी की सारी जितनी लाइबिलिटीज के बारे में जानते हो उनके लिए प्रोविजन बनाना जरूरी है। एक्सपेंसेस के लिए भी, लॉसेस के लिए भी, सभी लाइबिलिटी के लिए, सभी एक्सपेंसेस के लिए, सभी लॉसेस के लिए हमें प्रोविजन करने की जरूरत है। वेदर द अमाउंट ऑफ दीज आर known with the certainty or are at best an estimate in the light of information available। अब चाहे तुम्हें ये पता हो कि हमें कितने का लॉस होने वाला है, 50 लाख का लॉस होने वाला है, तुम्हें ये पता हो, तब भी तुम्हें जो है लाइबिलिटी के लिए प्रोविजन करना है। और अगर ना भी पता हो तो एक अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ हमें लगभग 40 लाख रुपए का नुकसान होगा, तो उस अनुमान के आधार पर भी हमें प्रोविजन क्रिएट करना होगा। ये इस कॉन्सेप्ट को कहता है, समझ गए ना। तो ये बोलता है कि भैया देखो, प्रॉफिट, रेवेन्यू या गेन तब तक मत मानो कि हुआ है जब तक कि वो तुम्हें रियलाइज ना हो जाए, तुम्हारे हाथ में ना जाए कैश के रूप में या एसेट के रूप में, तब तक प्रॉफिट को नहीं मानना है। और लॉस हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन हर एक लाइबिलिटी, लॉस और एक्सपेंस के लिए तैयारी बना के रखो। एग्जैक्ट अमाउंट पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो अनुमान लगाओ, अनुमान लगाओ, कैलकुलेशन करो, एस्टिमेट करो, ठीक है। जो भी जानकारी उसके आधार पर एस्टिमेट करो और लॉस को जरूर चार्ज करके चलो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक उदाहरण दिया इन्होंने कि एक कस्टमर है, उसने क्या किया है, एक सूट फाइल कर दिया है फॉर द डैमेज अगेंस्ट द कंपनी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। कंपनी की वजह से उसको कोई नुकसान हुआ है, इसकी वजह से एक कस्टमर ने एक सूट फाइल कर दिया, केस फाइल कर दिया है। तो कंपनी अगर कंजर्वेटिज्म के प्रिंसिपल से चलेगी तो अब चाहे जजमेंट कंपनी के फेवर में रहे या अनफेवर में रहे, ठीक है ना, whether the judgment will be favorable or unfavorable to the company can not be determined for sure, है ना। कंपनी को पता नहीं कि हमारे फेवर में रहेगा या फेवर में नहीं रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अपनी तैयारी बना लेनी कि हमें इतना लॉस हो सकता है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, नेट एसेट एंड इनकम्स आर लाइकली टू अंडर स्टेटेड, ठीक है, एंड लाइबिलिटी एंड एक्सपेंसेस आर ओवर स्टेटेड। देखिए क्या कह रहा है, चूंकि हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म ले रहे हैं, तो ऐसे में जो हमारे पास नेट एसेट या हमारा इनकम है, प्रॉफिट है, वो हमेशा कम दिखेगा, अंडर स्टेटेड रहेगा। क्यों कम दिखेगा? क्योंकि हम प्रॉफिट को ले ही नहीं रहे हैं, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को नोट ही नहीं कर रहे हैं। तो भाई हो सकता है कि हमें 600 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ 400 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है, तो हम सिर्फ 400 करोड़ को ही लिखेंगे, 200 करोड़ रुपए छोड़ देंगे, क्योंकि अभी हुआ नहीं है। तो इसीलिए आपका इनकम और एसेट हमेशा अंडर स्टेटेड रहे, जितना होना चाहिए उससे कम रहेगा, ठीक है। और लाइबिलिटी और एक्सपेंसेस हमेशा ज़्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक हमको सिर्फ 200 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था, लेकिन कोर्ट में फाइल हुआ है केस, तो हमें केस फाइल होते ही हमें लगा कि हमें 10 करोड़ का लॉस हो सकता है, तो हम इसको 210 करोड़ लिख देंगे। एक्चुअल में हुआ कितना है अभी तक लॉस? सिर्फ 200 करोड़ का। हो सकता है हम केस जीत भी जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपनी लाइबिलिटी, हमने अपना प्रोविजन 10 करोड़ का और बना लिया, तो 210 करोड़ का लॉस हमने दिखाना शुरू कर दिया है। तो यानी कि हमने क्या किया, एक तरीके से हमारी लाइबिलिटी और एक्सपेंसेस को ओवर स्टेट कर दिया, ज़्यादा दिखा दिया, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा दिखा दिया। क्लियर हो जाती बात? तो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट is the widely advocated practice of valuing inventory, stock of goods left unsold at the cost or market price whichever is lower। इसी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म के आधार पर ही जो हमारे पास इन्वेंट्री रह जाती है, यानी कि ऐसा स्टॉक जो हमारे पास बेचा नहीं गया, बचा रह गया, हमने पूरे, मान लो हमने 100 जो है फैन बनाए थे, पंखे बनाए थे, और उसमें से 20 पंखे अगर हमारे नहीं बेचे गए, रह गए, तो इन 20 पंखों को हम अपने अकाउंट में लास्ट में क्या दिखाएंगे, कास्ट प्राइस मान लो 200 रुपये की है और जो है मार्केट में बिक रहा है 500 रुपये का, तो जो कम है, चाहे कास्ट प्राइस कम है चाहे मार्केट प्राइस कम है, जो कम है उसी पर ही रखेंगे, ठीक है, उसी प्राइस पर ही हम कास्ट प्राइस या मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर के आधार पर ही हम इसको मतलब मूल्यांकन करते हैं। ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है, इसे कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस भी कहते हैं। ये कहता है कि एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, किसी प्रॉफिट की उम्मीद ना करो और सारे के सारे लॉस नोट डाउन करके रखो। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से रेवेन्यू और गेन को तभी रियलाइज किया जाना चाहिए, मतलब रेवेन्यू और गेन को हम तभी रिकग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे जब वो रियलाइज हो चुके हैं, हमें मिल चुके हों। रियलाइज मतलब हाथ में मिलना है, ऐसे समझ लेना, ठीक है, कैश या एसेट के रूप में। उसके बाद में जो आपकी लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं, ठीक है, हुए हों या ना हुए हों, उनके लिए प्रोविजन बना करके हमको रखना होगा। अगर एग्जैक्ट अमाउंट पता है तो ठीक है, नहीं तो अनुमान लगा करके उसके लिए आप जो है प्रोविजन करके रखिए। जैसे एक कस्टमर ने सूट फाइल कर दिया है कंपनी के खिलाफ, कंपनी को लगता है, हो सकता है हम जीत जाएं, हो सकता है हम हार जाएं, लेकिन अगर हार गए तो हमारा 10 करोड़ रुपए का हमको पेनाल्टी लग सकती है। तो कंपनी क्या करेगी, 10 करोड़ रुपए का प्रोविजन बना लेगी इस कोर्ट केस के आधार पर कि भाई हम प्रोविजन 10 करोड़ अलग रख रहे हैं, अगर हम हार गए तो 10 करोड़ रुपए हमको लॉस झेलना पड़ेगा। अब जजमेंट चाहे उसके फेवर में हो या अनफेवर में हो, लेकिन फिर भी कंपनी जो है
अपनी व्यवस्था पहले से करके रखती है। इसी कंजर्वेटिज्म की वजह से क्या होता है, जो आपके पास कंपनी का नेट एसेट और इनकम होती है वो अंडर स्टेटेड रहती है, क्योंकि हम इनकम और प्रॉफिट को ले ही नहीं रहे हैं भविष्य वाले, तो हमारा जितना प्रॉफिट होना चाहिए उससे कम रहता है। ठीक उसी तरीके से जो भी लायबिलिटी और एक्सपेंसेस है वो हमेशा ओवर स्टेटेड ज़्यादा दिखती हैं, क्योंकि हम जो भविष्य में होने वाला लॉस है या नहीं भी होने वाला है उसको भी लिए बैठे हैं, तो वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जो भी इन्वेंट्री आपके पास बचा हुआ स्टॉक होता है उसको हमेशा कास्ट प्राइस या मार्केट प्राइस में जो भी कम हो उसके आधार पर ही हम नोट डाउन करते हैं। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं, रेवेन्यू रिकग्निशन एंड रियलाइजेशन। ठीक है, अभी बात हो रही थी ना, रेवेन्यू को तभी रिकग्नाइज किया जाना है जब वो रियलाइज हो जाए, यही तो बोल रहे थे, रेवेन्यू रिकग्निशन एंड रियलाइजेशन। इसको समझते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को। देर इज ए सेइंग दैट देर इज मैनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। बोल रहे हैं कि मतलब चाय का कप आपके सामने रखा है, उसको होंठों तक लगा करके पीने भर में के बीच में बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि कभी भी वो स्लिप कर जाए, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपने चाय का कप उठाया, इससे पहले कि आप उसको जो है सिप कर पाते, उससे पहले वो गिर गया, आपके हाथ से छूट गया, गिर गया, तो आप चाय नहीं पी पाएंगे। मतलब कहने का यह है कि रिस्क जो है इन्वॉल्व है। कुल मिलाकर के इनका कहने मतलब है कि बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व होता है। इसका क्या कहना मतलब है, मान लो तुमने किसी को 5,000 रुपये उधार पर दे दिया सामान, हो सकता है वो 5,000 दे ही ना भाई, है ना, क्योंकि तुमने उधार पर दे दिया 5,000, हो सकता है दे ही ना, तो तुम बैठे रहोगे। यही ये कहना चाह रहे हैं, भैया उधार पर दे तो दिया, लेकिन उससे लेने, उधार देने और उधार का पैसा वापस लेने के बीच में बहुत सारा गैप है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अकाउंटिंग रिकग्नाइजेज this in the sense that no profit is supposed to accrue only on the acquisition of anything। मतलब ये अकाउंटिंग सिस्टम कहता है कि केवल जो है किसी चीज़ को आपने एक्वायर कर लिया है, इससे ये मत मान लेना कि हमें प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे हमने रिलायंस के मान लो 100 रुपये का एक शेयर खरीदा है, तो केवल रिलायंस का 100 रुपये का एक शेयर खरीद लेने मात्र से, एक्वायर कर लेने से मैं ये नहीं मान सकता कि हमें प्रॉफिट हो जाएगा, भले ही कितनी भी सर्टेनिटी हो कि हाँ हमें पक्का जो है ये प्रॉफिट में बिकेगा, हमारा सामान पक्का है प्रॉफिट पे जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये मानेंगे नहीं। ठीक है, अकाउंटिंग सिस्टम ये मानता नहीं कि हमें प्रॉफिट होगा, केवल एक्वायर कर लेने से आपको प्रॉफिट नहीं होता है। हेंस अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन सेल इज मेड। ठीक है, तो हमने कोई चीज़ एक्वायर करी और उसको बेचा किस पे, प्रॉफिट पर बेच दिया था, भले ही हम श्योर थे कि प्रॉफिट पर बेचेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने प्रॉफिट को माना नहीं कि हमें प्रॉफिट होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज तभी किया जाता है जब सेल हो जाती है। जब आपने कोई चीज़ बेच दी, बेच चुके, सेल हो चुकी, तभी आप ये मानिए कि आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है, रेवेन्यू बना है। ठीक है, अनलेस द मनी हैज़ बीन रियलाइज्ड, जब तक कि मनी मिल ना गई हो। मतलब मिल कैसे जाएगी, आइदर कैश हैज़ बीन रिसीव्ड, या तो तुम्हें कैश मिल गया होगा, या लीगल ऑब्लिगेशन टू पे हैज़ बीन एज्यूम्ड बाय द कस्टमर, या कस्टमर ने जिम्मेदारी मतलब लीगल जिम्मेदारी उसकी हो गई कि अब उसको पैसे देने पड़ेंगे। दोनों केस में से कोई एक केस होना चाहिए, या तो नगद मिल गया हो, तुम्हें चेक मिल गया हो, या फिर जो है कस्टमर ने लीगल ऑब्लिगेशन ले ली है कि हाँ भाई हम जो है मतलब मैं पैसा पे करूँगा, जिसको आपने सामान बेचा है वो पैसा पे करे, उसने लीगल ऑब्लिगेशन अगर ऐसी ले ली है तो भी हम ये मानेंगे कि मनी जो है रियलाइज की गई है। ठीक है, नो सेल कैन बी सेट टू हैव टेकन प्लेस एंड नो प्रॉफिट कैन बी सेट टू हैव अराइजन। तो ये बोल रहे हैं कि जब तक मनी मिल ना जाए, जब तक मनी रियलाइज ना हो जाए, तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि कोई सेल हुई है, और ना ही हम इसे मानेंगे कि हमें कोई प्रॉफिट होने वाला है। जब तक पैसा मिल ना जाए, जब तक आपको पैसा ना मिल जाए, तब तक आप ये कभी मत मानिए कि हमारी सेल हो गई है और हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, यही है इसका मतलब। ठीक है, तो रियलाइज का मतलब हमें मिल जाना, पैसा हाथ में आ जाना, रियलाइज हो जाना। ठीक है, और रियलाइज कैसे हो सकता है, या तो उसने हमें कैश दे दिया होगा, या तो हमारे खाते में डाल देगा, हमें चेक दे देगा, या फिर उसने एक जिम्मेदारी ले ली है कि हाँ जो है हम पैसा पे करेंगे। ठीक है, इट प्रिवेंट्स बिजनेस फर्म from inflating their profit by recording income that are likely to accrue, that is expected gains are not recorded। तो ये बिजनेस को रोकता है कौन, यही जो आपका रियलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है, ये बिजनेस को रोकता है कि हम अपना प्रॉफिट बढ़ा करके नहीं दिखा सकते। ऐसी इनकम जो होने वाली है उसको हम अपने प्रॉफिट में नहीं दिखा सकते हैं, यानी कि जो है एक्सपेक्टेड इनकम्स एंड गेन्स आर नॉट रिकॉर्डेड। एक्सपेक्टेड इनकम और गेन को हम रिकॉर्ड नहीं करते अपनी बुक ऑफ अकाउंट में। ठीक है, अब आता है एक्यूरल एंड कैश बेसिस, लेकिन उसके पहले रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन एंड रियलाइजेशन। रियलाइज करने का मतलब ये होता है कि पैसा हाथ में आ जाना, रिकग्नाइज करने का मतलब कि हाँ हम ये मानते हैं कि हमने कोई ट्रांजैक्शन कर ली है। ठीक है, हमने एक, जैसे मैंने सेल कर दी,
तो हम ये रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ हमने सेल कर दी भाई, बेच दिया सामान, पैसा सेल के बदले में मुझे पैसा मिल गया, तो इसका मतलब हमने रियलाइज़ कर लिया कि हमारा पैसा हमारे पास आ गया है। ठीक है, क्लियर हो जाती बात। तो हमने सिर्फ सामान को बेच दिया तो हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ ठीक है हमने 5,000 की सेल करी है भाई, 5,000 रुपये की सेल करी, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया कि 5,000 रुपये मिलेंगे। अब 5,000 रुपये मेरे हाथ में आ गए, किसी भी रूप में आ गए, तो वो मुझे होगा कि हाँ मैंने 5,000 रुपये रिसीव कर लिए, मैंने 5,000 रुपये रियलाइज कर लिए। यही होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड रियलाइजेशन। ठीक है, तो कहावत है कि मतलब जो है आपके लिप यानी होठों और जो है कप के बीच में बहुत सारे स्लिप पॉसिबल हैं, हो सकता है चाहे आपके नसीब में ना हो। ठीक है, वह यहाँ पर अकाउंटिंग के सेंस में अगर देखा जाए, नो प्रॉफिट इज सपोज टू एक्रू ओनली ऑन द एक्विजिशन ऑफ एनीथिंग। केवल कोई चीज़ आपने एक्वायर कर ली है, इससे ये मत सोच लेना कि आपको प्रॉफिट हो गया है। भले ही तुम उसको प्रॉफिट पर बेचोगे, कितने भी श्योर हो, लेकिन तब भी उस प्रॉफिट को आप नोट डाउन नहीं करेंगे, भविष्य के प्रॉफिट को आप नोटिस नहीं करेंगे। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज तभी किया जाता है जब सेल कर दी जाती है। सेल मेड हो गई तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया। जब आपने सेल कर दी तब आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, हाँ हमने कमाई करी हुई है। इसमें अनलेस द मनी हैज़ बिन रियलाइज, जब तक मनी रियलाइज ना हो जाए, जब तक मनी आपको मिल ना जाए। देखिए यहाँ रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जब सेल हमने कर दी तो हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हाँ भैया हमने पैसे कमा लिए। जैसे मैंने 5,000 रुपये का सामान बेच दिया तो हम ये 5,000 रुपये रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ हमें 5,000 रुपये कमा लिया, मिलने चाहिए। ठीक है, मिला नहीं, मिलने चाहिए। अब जब रियलाइज हो गया मतलब 5,000 रुपये मुझे मिल गए नगद। तो जब तक पैसे मिल ना जाएं तब तक ये नहीं माना जाएगा कि कोई सेल की गई है, और ना ही कोई प्रॉफिट हम उसमें बुक करेंगे, हम प्रॉफिट नहीं मानते हैं। ठीक है, अब मनी कैसे मिलेगी, रियलाइज होने मतलब पैसे हाथ में आ जाना। अब हाथ में बैंक में बात एक ही है, समझने का सेंस समझो कि कैश तुम्हारे पास आ जाए, पैसा तुम्हें मिल जाना चाहिए। अब बैंक में डाल दिया तो भी पैसा तुम्हें मिल गया, कैश ले गया तो भी पैसा तुम्हें मिल गया, तरीका वही है। ठीक है, तो चाहे कैश जो है आपके पास रिसीव हो जाए, और चाहे जो कस्टमर जिसने हमसे सामान उधारी पर लिया हुआ है उसका लीगल ऑब्लिगेशन जनरेट हो जाए कि हाँ भैया इनवाइस जनरेट हो गया, तुमको पैसे देने पड़ेंगे। तो इन दोनों केसेस में हम मान लेते हैं कि हमें रेवेन्यू रियलाइज हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है वो ज़्यादा आप नहीं दिखा सकते हैं, कंपनियाँ ज़्यादा नहीं दिखा सकती। ऐसा इनकम जो भविष्य में होने वाला है, एक्रू होने वाला है, उसको हम दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझेंगे। एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस। ठीक है, कैश बेसिस का मतलब होता है नकदी, है ना। एक्रूअल बेसिस मतलब होने की संभावना। ठीक है, देखो कैश बेसिस में थोड़ा सा लैंग्वेज समझने का प्रयास करेंगे। रेवेन्यूज आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज पेड। रेवेन्यू यानी कि आपने कुछ कमाई की है, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब कर दिया जाता है, जब कैश रिसीव हो गया है, नकदी मिल गई, मुझे नकदी मिल गई। मैंने सामान बेचा, 5,000 रुपये का सामान बेचा, मैंने 5,000 रुपये का सामान बेचा। अब अगर मुझे 5,000 रुपये कैश मिल गया तो हम ये मान लेंगे कि हाँ रेवेन्यू हमें मिल चुका है। ये कैश बेसिस कहता है, यानी कि पैसा तुम्हारे पास आ जाए या पैसा तुम्हारे पास से चला जाए, रुपया, तभी मानना कैश बेसिस। ठीक है, जैसे ये कह रहा है खर्चे को तभी रिकॉर्ड करिए जब तुमने कैश पे कर दिया हो। हमने एसी की सर्विस करवाई, 4,000 रुपये एसी वाले रिपेयर वाले को दे दिए, 4,000 उसको दे दिए, तो इसका मतलब हम कैश बेसिस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैश बेसिस हो गया, कैश बेसिस पर हमारा काम हो गया। अब एक्रूअल बेसिस क्या कहता है, रेवेन्यूज आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्न। रेवेन्यू को तभी रिकॉग्नाइज कर लो जब कमाया है, मिला नहीं। थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। आपने बस कमा लिया तो उसे रिकॉग्नाइज कर लेंगे। जैसे हमने 5,000 रुपये मोहन को उधारी पर दे दिया, 5,000 रुपये का गुड्स, 5,000 रुपये का सामान उधारी पर दे दिया, तो क्या हमें उधारी पर दिया है राम को, तो क्या हमें पैसा मिल गया? नहीं मिला, पैसा हमें नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम इसे रेवेन्यू मानेंगे। अगर ऐसा कर रहे हैं, पैसा मिले बगैर हम अगर मान रहे हैं कि हमने कमाई कर ली है, तो उसे फ्रेंड्स हम एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट कहते हैं। आई बिलीव क्लियरिटी हो रही होगी। ठीक है, इसी तरीके से खर्चे को तभी बुक कर लीजिए जब वो खर्चा हुआ है, खर्चे को तभी बुक कर लीजिए जब वो खर्चा हुआ है। जैसे हर महीने की पहली तारीख को आप रेंट देते हैं, मान लेते हैं कि आपने इस महीने का रेंट अभी नहीं दिया, आप 20 तारीख तक देने वाले हैं, लेकिन हम ये मान लेंगे कि महीना शुरू हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने मतलब खर्चा कर दिया है, हमने ये खर्चा कर दिया है। तो इसे बोलेंगे एक्सपेंस को तुरंत ही रिकॉग्नाइज कर लीजिए जैसे ही वो हैपन होते हैं। ठीक है, तो ये एक्रूअल बेसिस का कॉन्सेप्ट होता है। फर्क समझने के प्रयास करोगे तो सिर्फ इतनी सी बात है, यहाँ कैश तुम्हारी जेब में आ रहा है, यहाँ कैश तुम्हारी जेब में आ नहीं रहा है, बस इतना ही फर्क है फ्रेंड्स। ओके, ध्यान दीजिए इस बात को। यहाँ कैश तुम्हें मिला, रेवेन्यू यानी कि तुम्हारा राजस्व आया, कमाई हुई। जब तुम्हें कैश रिसीव हो गया, कैश तुम्हारी जेब में आ गया, अब तुम उसे रेवेन्यू मानोगे, तो कैश बेसिस पर बात कर रहे हो।
रेवेन्यू केवल रिकॉग्नाइज मतलब अर्न हुआ है, अभी सिर्फ कमाया है, मिला नहीं। जैसे मैं इस महीने ड्यूटी कर रहे हो, इस महीने तुमने ड्यूटी करी, पक्की बात है तुम्हें 25 तारीख तक 30 तारीख तक सैलरी मिलेगी, ठीक है, मिली नहीं है। अगर मिलेगी और तुमने मान लिया कि हाँ मुझे 25 तारीख तक सैलरी मिलेगी, इसलिए तुमने मान लिया कि 50,000 रुपये मैंने अर्न कर लिया है, 50,000 रुपये अर्न कर लिया, मिला नहीं है, तो तुम किसकी बात कर रहे हो? एक्रूअल बेसिस की बात कर रहे हो। जिस दिन 25,000 रुपये की सैलरी मिली उस दिन तुमने अकाउंट में एंट्री की, जिस दिन 25 तारीख को तुम्हारी सैलरी मिली उस दिन अकाउंट में एंट्री की, तो तुम किसकी बात करो? कैश बेसिस की बात करो। कैश तुम्हारी जेब में आ चुका है तब तुम बात करो, तो कैश बेसिस हो गया। ठीक इसी तरीके से खर्चा, जब तुम्हारी जेब से पैसा जा चुका है, तुमने कार की सर्विस करवाई, 12,000 दे दिए, कैश दे दिया, तो तुम किसकी बात करो? कैश बेसिस पर। लेकिन हमारी गाड़ी की सर्विसिंग ड्यू है, इस महीने हमें करवानी है, तभी खर्चा बुक कर दिया। मैंने कहा कि मेरे 12,000 रुपये खर्च होने वाले हैं, हुए नहीं हैं, होने वाले हैं, और मैंने उसको एंट्री कर दी कि 12,000 रुपये सर्विस में खर्चा होगा। तो जैसे ही एक्सपेंस इनकर्ड हुआ तुरंत ही अगर रिकॉग्नाइज कर लिया, तो तुमने किस बेसिस की बात की? यू आर टॉकिंग अबाउट एक्रूअल बेसिस। ठीक है, एक्रूअल। मेरे ख्याल से काफ़ी गहराई से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, कन्फ्यूजन अब नहीं रह जानी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कोई जैसे आपका क्रेडिट कार्ड का बिल है, एक कस्टमर है, उसका 50,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो गया है, ठीक है, अभी उसने दिया नहीं है, तो 50,000 रुपये का जो बिल आपने जनरेट कर दिया, ये क्या किया? एक्रूअल बेसिस पर आपने एक एंट्री बना दी है। जिस दिन 50,000 रुपये मिलते और तब एंट्री आप बनाते, 50,000 रुपये मिलने के बाद एंट्री अगर करते, तो हम ये बोलते कि ये कैश बेसिस पर हमारी ट्रांजेक्शन हुई है। उदाहरण इन्होंने दिया है कि आपने 5,000 रुपये की एक मशीनरी बेची है कैश मेथड के तहत। अगर आपने कैश मेथड के तहत 5,000 रुपये की एक मशीनरी बेची गई है, द अमाउंट इज इंट रिकॉर्डेड अंटिल यू रिसीव द चेक आर कैश। सीधी सी बात है, आपने एक मशीन बेची 5,000 रुपये की, ठीक है, तो आप अगर कैश मेथड को फॉलो करते हैं तो एंट्री आपके अकाउंट में तब तक नहीं रिकॉर्ड की जाएगी जब तक कि तुम्हें पैसा मिल ना जाए, कैश या चेक मिल ना जाए 5,000 रुपये का, तब तक तुम एंट्री नहीं करोगे। ये कैश बेसिस मेथड बोलता है। अगर कस्टमर ने हमको 5,000 रुपये दे दिए, मशीन बेची, 5,000 रुपये मुझे मिल गए, तो मैं एंट्री कर दूं, तो मैं कैश बेसिस पर बात कर रहा हूं। क्लियर हो जाती बात? समझना, थोड़ा सा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ठीक है, एक्रूअल मेथड में क्या होता है कि 5,000 रुपये को तुरंत रिकॉर्ड कर दिया। हमने मशीन बेची 5,000 रुपये की, तुरंत ही रिकॉर्ड कर दिया कि 5,000 रुपये की मशीन बेची, मिला नहीं है पैसा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? 5,000 रुपये रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू, उसी दिन रेवेन्यू मान लिया गया ऑन द डे ऑफ सेल। जिस डेट को हमने सेल की उसी डेट को ही उसे रिकॉर्ड कर लिया रेवेन्यू के तौर पर 5,000 रुपये। तो ये कौन सा मेथड है? एक्रूअल मेथड है। भले ही तुम्हें जो पैसा मिलने वाला है उसकी पेमेंट अगले कुछ हफ्तों कुछ महीनों में मिलेगी, नकदी कुछ हफ्तों कुछ महीनों बाद मिलेगी, लेकिन तुमने 5,000 रुपये ये मान लिया कि मेरा रेवेन्यू जनरेट हो गया, मैंने रेवेन्यू कमा लिया है, ये एक्रूअल मेथड होता है। क्लियर हो जाती बात? तो अगर मैंने मशीन, यानी कि मतलब ये हुआ कि मैंने 5,000 रुपये की मशीन बेची और मुझे पैसे नहीं मिले, तो मैं कोई एंट्री ही नहीं करूंगा। कैश मेथड ये कहता है कि भैया इसको रिकॉर्ड ही मत रिकॉर्ड करिए, क्योंकि पैसा मिला नहीं है। कैश मेथड यही कहता है जब तक पैसा मिल ना जाए तब तक अकाउंट में एंट्री नहीं होनी चाहिए। पर ये ऐसे मजा नहीं आएगा, देखो परेशानी होगी। अब हम किसी को 5,000 रुपये का सामान दे दिए, उसको लिखवे नहीं करेंगे, तो उधार कब मांगेंगे, कैसे मांगेंगे? तो बेहतर होता है एक्रूअल मेथड में ही। तो अगर किसी को उधार दे दिया है 5,000 रुपये, तो लिख लो कि 5,000 रुपये उधार दिया, बराबर है, पैसा कब मिलेगा वो देख लेंगे, लेकिन कम से कम लिख तो लो। तो यही एक्रूअल मेथड होता है। आप सेठ साहूकार या फिर जो है अपने परचून की दुकान पर गए, आपने 2,000 रुपये का सामान खरीद लिया होली के लिए। अब 2,000 रुपये वो क्या करेगा? लिख डालेगा तुरंत ही कि 2,000 रुपये मैंने कमा लिए। कमाया क्या उसने? नहीं, जब तुम 2,000 दोगे तब उसकी कमाई होगी, लेकिन वो ये मान लेता है कि हाँ 2,000 रुपये मैंने कमा लिए हैं। दैट इज एक्रूअल मेथड। और जनरली हम एक्रूअल मेथड पर ही चलते हैं। आप अपने दोस्त को 50,000 रुपये उधार दे देते हैं कि ले जाओ दोस्त हमारे, तुम 50,000 रुपये मांग रहे तो ले जाओ, तुमने दे दिया 50,000, चलो बहुत अच्छा किया, लेकिन जब तक वो 50,000 वापस नहीं मिल जाते, ये कैश मेथड कहता है जब तक 50,000 वापस ना मिल जाए तब तक लिखो मत। एक्रूअल मेथड कहता है जिस दिन 50,000 दे उसी दिन ही लिख डालो कि हाँ हमने कमा लिया है। बराबर हो गई बात? ठीक है, तो ये हो गया हमारा कहानी। द एक्रूअल कॉन्सेप्ट मेक्स अ डिस्टिंक्शन, मतलब एक्रूअल जो कॉन्सेप्ट होता है ये एक डिस्टिंक्शन बनाता है किसके बीच में? रिसिट ऑफ कैश, यानी कैश का मिलना, और राइट टू रिसीव, मिलने के अधिकार में फर्क होता है। कैश का मिल जाना और कैश के मिलने के अधिकार में फर्क होता है। हमें सिर्फ यहाँ क्या हो रहा है? सिर्फ अधिकार मिला है, कैश नहीं, और यहाँ क्या मिला है? कैश मिल चुका है। इसी तरीके से पेमेंट ऑफ कैश एंड लीगल ऑब्लिगेशन टू पे इट, कैश की पेमेंट होना और पेमेंट होने का एक ऑब्लिगेशन होना, दोनों में फर्क होता है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट इस डिस्टिंक्शन को रिकॉग्नाइज करता है। इन कनेक्शन विद द सेल्स ऑफ गुड, रेवेन्यू यानी इनकम में बी रिसीव्ड, ये बोल रहे हैं कि अगर हम गुड्स को सेल करते हैं
गुड्स को, सामान को बेच रहे हैं, तो रेवेन्यू जो होगा, रेवेन्यू जो हमें मिलेगा वो दो तरीके से मिल सकता है। पहला, बिफोर द राइट टू रिसीव अराइजेज, इससे पहले कि हमारा पैसे लेने का अधिकार अराइज हो, उससे पहले ही हमें रेवेन्यू मिल चुका है। हमें रेवेन्यू मिल गया अधिकार से पहले। जैसे मान लीजिए कोई हमारे यहाँ किराएदार आया रहने के लिए, उसने हमको 10,000 रुपये एडवांस दे दिया। अभी वो रहता नहीं हमारे पास, 10,000 इसलिए दे गया है कि ताकि आप किसी और को रूम ना दें। तो क्या हमारे पास अधिकार है उसको जो है पैसे लेने का? नहीं, अधिकार नहीं है। अधिकार आने से पहले ही उसने 10,000 रुपये हमें दे दिए। ठीक है। दूसरा हो गया, अधिकार हो गया है हमारे पास में, अधिकार हो गया यानी वो आकर के हमारे यहाँ रहने लगा, अब हमारा अधिकार हो गया उससे पैसे 10,000 लेने का, अब हम पैसे लेते हैं, तो ये आफ्टर का केस है। तो यानी कि इससे पहले अधिकार हो, अधिकार से पैसे पहले भी पैसे ले सकते हैं, अधिकार के बाद भी पैसे ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण रेंट वाला बताया कि 10,000 रुपये रेंट एडवांस ले लिया, अभी वो रहने नहीं आया है, 2 महीने बाद आएगा, लेकिन 10,000 दे के गया है, हमारा अधिकार नहीं है लेने का, लेकिन हमने ले लिया है। ठीक है, तो रेवेन्यू हमें मिल चुका है, और अधिकार होने के बाद में भी ले सकते हैं। 2 केसेस होते हैं। अब किस केस में नोट डाउन करेंगे, किस केस में एंट्री बनाएंगे, किस केस में एंट्री नहीं बनाएंगे, वो देख लेते हैं। एकदम आखिरी टॉपिक पर चल रहे हैं। ठीक है, तो इन फार्मर केस, यानी जो पहला केस है फ्रेंड, पहला केस क्या था कि अभी किराएदार हमारे घर में नहीं रहता, लेकिन हमें रेवेन्यू 10,000 रुपये दे चुका है। तो फार्मर केस में द रिसिप्ट विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड फॉर द रीजन दैट द राइट टू रिसीव द सेम हैज नॉट येट अराइज्ड। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम रिसिप्ट या इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारा अधिकार ही नहीं है उस पैसे को लेने का। तो अगर अधिकार नहीं तो हम उसकी अकाउंटिंग में एंट्री नहीं करेंगे। यही कहने का मतलब है कि हम रिसिप्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा केस है जो लेटर केस है, दूसरा केस है रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज। इसमें रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे क्योंकि हमारा अधिकार आ चुका है ना। ऑल्दो द अमाउंट इज रिसीव्ड इन द सब्सिक्वेंट पीरियड, जो अमाउंट है वो आगे वाले पीरियड में हमको रिसीव होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसे रिकॉग्नाइज कर लेंगे। दूसरा केस क्या था कि हमारा किराएदार आके रहने लगा, हमारा अधिकार हो चुका है, अब हम उससे पैसे 10,000 रुपये लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे केस में हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो अगर अधिकार से पहले पैसे लिए तो रिकॉग्नाइज नहीं करना है, अधिकार होने के बाद पैसे लिए तो रिकॉग्नाइज करना है। सिमिलर ट्रीटमेंट जो है दिया जाता है खर्चे के केस में। खर्चे का केस भी यही रहता है, एक्सपेंस के केस में भी सेम। कैश पेमेंट फॉर द एक्सपेंस मे बी मेड बिफोर और आफ्टर दे आर ड्यू फॉर पेमेंट। कैश पेमेंट, खर्चे की जो कैश पेमेंट होगी वो हो सकता है कि खर्चे से पहले कर दी जाए या फिर जो है खर्चे के बाद कर दी जाए। दोनों केसेस होते हैं। जैसे हमने मान लो दुकानदार, कुछ लोग होते हैं गए परचून की दुकान पे 10,000 रुपये एडवांस जमा कर दिया, अभी हम सामान नहीं ला रहे हैं लेकिन महीने भर में ले आएंगे, तो क्या हुआ, हमने क्या किया, एक्सपेंस पहले ही कर दिया, इससे पहले कि वो ड्यू हो उससे पहले ही कर दिया है। लेकिन ओनली दोज सम्स दैट आर ड्यू एंड पेबल विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस। लेकिन ऐसे खर्चे जो ड्यू हैं और पेबल हैं उन्हीं को खर्चे के तौर पर एक रिकॉग्नाइज किया जाएगा। यानी तुम परचून की दुकान पे 10,000 रुपये जो एडवांस दे आए वो खर्चा नहीं है, ना पेबल है ना ड्यू है, तो इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाएगा, इसको अकाउंट की एंट्री में मेंशन ही नहीं किया जाएगा। यही बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से फ्रेंड जो है एक्रूअल और कैश बेसिस आपको समझ में आया होगा। एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इधर तुमने खर्चा किया, खर्चा बना, कमाई बनी, हुई नहीं, हमारे हाथ में कुछ आया और हमारे हाथ से कुछ गया नहीं, लेकिन फिर भी एंट्री कर दी, तो एक्रूअल बेसिस माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एक्रूअल बेसिस। मतलब जैसे हमने कार खरीदनी है, ऐसा मैंने सोचा और उसकी एंट्री बना दी कि 20 लाख रुपए कार में खर्चा होंगे, तो एक्रूअल बेसिस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं कार खरीद लाया, उसमें 20 लाख रुपए मेरे खर्चा हो गए, खर्चा होने के बाद में अगर मैं एंट्री करता हूँ तो दैट इज कैश बेसिस। पैसा आया हाथ में या पैसा हाथ से गया, कैश बेसिस पर अगर आप एंट्री तब करते हैं तो कैश बेसिस। और अगर बिना पैसा आए या गए आपने एंट्री कर दी तो आप एक्रूअल बेसिस की बात करते हैं। उदाहरण के लिए इन्होंने कहा अगर कैश मेथड की बात करें, तुमने 5,000 रुपये की कोई मशीनरी किसी दोस्त को उधार पर दी है, तो उसको अकाउंट में एंट्री नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें अभी तक पैसा मिला नहीं है, ना कैश मिला है, ना चेक मिला है, ना बैंक में आया है, तो इसको रिकॉर्ड ही नहीं करना है। एक्रूअल बेसिस पर अगर करें, सेम मशीनरी बेची है तो जिस डेट को हमने सेल की है उसी डेट को ही 5,000 रुपये हम रेवेन्यू लिख देंगे, रिकॉर्ड में अकाउंट में लिख देंगे कि भाई 5,000 रुपये हमारी रेवेन्यू हो गई, 5,000 रुपये की मशीनरी बेची। पैसा भले ही 2 महीने, 2 साल, 3 साल बाद मिले, लेकिन हम एक्रूअल बेसिस पर तुरंत ही नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्रूअल बेसिस में यही बताता है कि मतलब कैश के मिलने और कैश के मिलने के अधिकार में फ़र्क होता है, पेमेंट के करने और पेमेंट के करने के अधिकार में फ़र्क होता है, यही इन्होंने बताया है।
गुड्स बेचने के दौरान रेवेन्यू दो तरीके से रिसीव हो सकते हैं। एक हो सकता है कि आपका अधिकार ना हो, उसके पहले ही पैसा ले लीजिए। एक आपका अधिकार है और उसके बाद पैसे ले लीजिए। जैसे हमने किसी को सामान नहीं दिया, हमारी बात हुई कि ऐसा करिए एक ट्रक मोरंग हमारे यहाँ गिरवा दीजिए, मान लेते हैं एक ट्रक मोरंग गिरवाने के लिए बात की गई, तो पता चला कि 70,000 रुपये लगेंगे। उसने कहा अब हमको 70,000 एडवांस दे दिए, तुमने 70,000 रुपये एडवांस उसको दे दिए, ठीक है। तो वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उसको अभी 70,000 लेने का अधिकार नहीं आया है। जब तक वो मोरंग तुम्हारे घर पे गिरा न दे तब तक वो इसका पैसा नहीं लिख सकता है। तो सेल्स ऑफ गुड्स तो करी, लेकिन अधिकार आने से पहले ही पैसे ले लिए, तो उसको बुक ऑफ अकाउंट में लिखेंगे नहीं, वो दुकानदार नहीं लिखेगा। और जब मोरंग गिर गई उसके बाद तुमसे पैसा मांगे तो उसका अधिकार है, वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा, हाँ 70,000 रुपये की मोरंग हमने बेची। यही बात यहाँ पर बताई गई, पूरा यही कहानी मैंने आपको समझाया हुआ है। कैश पेमेंट के केस में भी यही केस है, केवल वो जो आपका खर्चा है, जो ड्यू है और जो पेबल है, ठीक है, उसी को ही खर्चा माना जाएगा। जैसे हर महीने आपका मान लेते हैं बिजली का बिल जाता है, हर महीने 2,000-3,000 रुपये बिजली का बिल आता है। अब जब तक 2,000 रुपये मैं पे ना कर दूं अपनी जेब से, तब तक हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे खर्चे के तौर पर, ठीक है। लेकिन खर्चा आएगा जरूर, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जो पेबल हो जाए, जो ड्यू हो जाए, उसी को ही फ्रेंड्स हम खर्चा मानेंगे। जो खर्चा संभावित है उसको हम खर्चा नहीं मानते, उसको अपनी बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं करते हैं। तो बस फ्रेंड्स यहीं पर ही अपना ये पूरा का पूरा टॉपिक, चैप्टर, सब चीज़ खत्म हो जाती है। मैंने अपनी तरफ से बेहतर प्रयास किया है आपको समझाने का, ठीक है, कोशिश यही रही है, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, लाइक वगैरह कर सकते हैं, ओके। एक और एक्रूअल और कैश बेसिस थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कई सारे एग्जांपल दिए हैं। मान लीजिए कि कोई कस्टमर है, उसकी ईएमआई जो है हमें मिलती है, ठीक है, उसकी ईएमआई हमें 5 तारीख तक मिलती है, हर महीने की 5 तारीख तक मिलती है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम में एक एंट्री बना देते हैं कि हाँ भैया 20,000 रुपये मिलने हैं इसके। 20,000 रुपये तुमने लिख दिए, मिले नहीं हैं, तो तुमने 20,000 रुपये क्या कर दिया, रिकॉग्नाइज कर लिया। हमने क्या किया, रिकॉग्नाइज कर लिया, इनकम को रिकॉग्नाइज कर लिया। जिस दिन 20,000 रुपये ये दे जाएगा, अपने खाते में डाल देगा, उस दिन क्या हो जाएगा, रियलाइज हो जाएगा। तो ये रिकॉग्नाइज है, ये रियलाइज है, ठीक है, क्लियर हो जाती बात। और उसके बाद में ये 20,000 रुपये बिना मिले हुए जो हमने एंट्री बना दी, ये एक्रूअल बेसिस है। 20,000 रुपये मिलने के बाद में हमने एंट्री बनाई, वो कैश बेसिस है, ठीक है। थैंक यू सो मच।